हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपकी पाठ्यपुस्तक नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से आज पहला पाठ अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है, इस पाठ का नाम है भाषा तथा भाषा के रूप, लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म्स। तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि भाषा क्या है। जैसे कि आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं और जानते भी हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ। घर परिवार में अपने सगे संबंधियों के साथ, घर के बाहर आप अपने दोस्तों के साथ, कक्षा में क्लास में अपने टीचर के साथ, खेल के मैदान में अन्य साथियों के साथ बातचीत करने के लिए हम किसी न किसी भाषा को अपनाते हैं। जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली, उड़िया इत्यादि। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भाषा की अहम भूमिका होती है। अर्थात वस्तुतः भाषा का उद्देश्य ही है, क्या उद्देश्य है भाषा का? भाषा का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान करना। आदान का अर्थ होता है लेना और प्रदान का अर्थ होता है देना। अपने विचारों को, अपने भावों को लेना देना या परस्पर संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो भाषा की परिभाषा किस प्रकार हम पढ़ेंगे? भाषा की परिभाषा हुई, जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। आप सभी को समझ में आ गया पूरी तरह से भाषा क्या है? तो जिस माध्यम के द्वारा, हमारे पास कौन से माध्यम हैं? हम लिखकर अपनी बातों को लोगों के सामने पहुंचाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम बोल कर समझाते हैं। अर्थात हम अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे से लेते और देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और इसी को भाषा कहते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? तो बहुत ही साधारण सा जवाब है कि हम भाषा का प्रयोग अपने मन में जब कोई भी विचार आता है या हम कोई भी बात किसी को कहना चाहते हैं, तब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको भूख लगती है तो माँ आपसे, तो हम क्या करते हैं? अपनी मम्मी से खाना मांगते हैं। या छोटे भाई बहन पर अगर गुस्सा आता है तो उन्हें डांटते हैं। और अगर कक्षा में जब कोई गलती हो जाती है तो टीचर से माफ़ी मांगते हैं। अर्थात जब भी हमें किसी से कुछ कहना होता है या हमारे मन में कोई विचार आता है, तब हम अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया भाषा की परिभाषा क्या है? सबसे पहले जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उससे भाषा कहते हैं। और हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें किसी से कुछ कहना होता है या हमारे मन में कुछ भाव आता है, तब हम भाषा के द्वारा अपने मन की बात को समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आता है कि भाषा कहाँ से आती है? तो भाषा कहाँ से आती है? आप सभी जानते हैं कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है, हम मुख से बोलते हैं। और भाषा के अंतर्गत हम लोग तरह तरह के वाक्य बोलते हैं। और ये सब, इन शब्द वाक्यों को बनाने के लिए हमें शब्द की आवश्यकता होती है। और इन शब्दों में क्या क्या होते हैं? विभिन्न ध्वनियों की स्वर व्यंजन के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा हिंदी का शब्द भालू। तो भालू को किस प्रकार लिखेंगे? भ हलंत प्लस आ जोर ल हलंत, फिर जोर छोटा बड़ा ऊ। अर्थात शब्द भ हलंत एवं ल हलंत व्यंजन है और आ और बड़ा ऊ स्वर है। तो इन सभी शब्दों, इन सभी वर्णों के मेल से क्या बना है? हिंदी का शब्द भालू बना है, जिसका एक निश्चित अर्थ है। भालू शब्द का एक निश्चित अर्थ है। अर्थात अगर वर्णों के मेल हो और उनका कोई अर्थ ना हो तो वे शब्द नहीं कहे जा सकते हैं।
अर्थात शब्दों की रचना ध्वनियों के सार्थक या अर्थवान मेल से ही होती है। अगर हम कोई भी शब्द बनाते हैं वर्णों की सहायता से, वर्णों को जोड़कर, और उनका कोई अर्थ ना निकले तो वह शब्द नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हर भाषा के अपने नियम होते हैं और हर भाषा की अपनी नियम व्यवस्था होती है जो तय करते हैं कि वाक्य में किस समय पर किस स्थान पर क्या आएंगे, उनका क्रम क्या होगा, उनमें से कौन प्रत्यय लगेगा कौन सा नहीं। उदाहरण के लिए हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों को हम देखते हैं। यहाँ हिंदी में एक वाक्य लिखा गया है, बच्चा खाना खा रहा है। तो बच्चा हो गया कर्ता, खाना खाना हो गया क्रिया और कर्म है यहाँ पे। और अंग्रेजी में इसी वाक्य को जब देखते हैं हम तो द चाइल्ड इज टेकिंग फूड, कर्ता हो गया द चाइल्ड, क्रिया हो गया इज टेकिंग, और फूड हो गया कर्म खाना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हिंदी में अपना नियम है कि कर्ता कर्म क्रिया किस प्रकार लिखे जाएंगे, इनका क्रम कैसे होगा, और अंग्रेजी का अपना नियम है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ध्यान रखने वाली बात आप सभी ध्यान से सुनेंगे। भाषा का संबंध केवल मनुष्य से है, अर्थात हमसे है, मनुष्यों से है। मनुष्य के मुख से उच्चारित रूप के माध्यम से मनुष्य के बीच होने वाले संप्रेषण या विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। अर्थात पशु पक्षी जो तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित करते हैं उन्हें भाषा नहीं कह सकते, उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या समझा। सबसे पहले नंबर 1 आप भी मेरे साथ पढ़ें, भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। दूसरा, भाषा में विभिन्न ध्वनियाँ होती है जिनके सार्थक मेल से शब्दों की रचना होती है। तीसरा है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं और वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप या बातचीत में करते हैं, कन्वर्सेशन में करते हैं। और हर भाषा के अपने नियम होते हैं जो उस भाषा को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था एक सेंटेंस, एक वाक्य जो हिंदी एवं अंग्रेजी में दिया गया था। उसके पश्चात भाषा का क्या उद्देश्य है? भाषा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, विचारों भावों को आदान प्रदान करना, एक दूसरे तक पहुंचाना। और एनिमल कम्युनिकेशन, मानवेतर संप्रेषण, अर्थात एनिमल पशु पक्षी जो बातचीत करते हैं आपस में, अपनी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उन्हें हम भाषा नहीं कह सकते। तो भाषा की परिभाषा हम देख लेते हैं। भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों की ऐसी व्यवस्था है जिनके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। अब हम सोचेंगे, अब हम जानेंगे कि हम भाषा के कितने रूपों के बारे में जानते हैं। तो भाषा के केवल 2 ही रूप है। पहला है बोलना, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और लिखना, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस किताब में लिखा गया है जो हम पढ़ रहे हैं। तो विचारों का आदान प्रदान बोलकर और लिखकर ही किया जा सकता है। और जब वक्ता, स्पीकर और लिसनर, श्रोता आमने सामने होते हैं तब वे बोलकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और जब आमने सामने नहीं होते हैं तो लिख कर पहुँचाते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा के 2 रूप कौन से हैं? 2 है मौखिक यानी कि उच्चारित भाषा, ओरल फॉर्म, और दूसरा रूप है लिखित फॉर्म, लिखित रूप, रिटन फॉर्म। और मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा, ओरल लैंग्वेज ही भाषा का प्रमुख और पुराना रूप है। आप इसे ध्यान रखेंगे। ओरल रूप, ओरल लैंग्वेज ही, उच्चारित भाषा, मौखिक भाषा ही भाषा का प्रमुख रूप है। अब वो भी ऐसा क्यों? क्योंकि जिस दिन से मनुष्य ने जन्म लिया होगा उसी दिन से मनुष्य ने बोलना प्रारंभ किया होगा। परंतु भाषा के इस रूप की कमी के कारण, कमी यह है कि उच्चारित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है।
कि जिस प्रकार हम बोलते हैं उसी प्रकार यह रूप समाप्त हो जाता है। अतः यह रूप अस्थायी और क्षणिक टेम्पररी होता है, अनस्टेबल एंड टेम्पररी है। तो उच्चारित भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है। तो ध्वनि का संबंध कान से होता है। यह एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो कानों को सुनाई पड़ता है, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। दूसरा सवाल है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण का संबंध आँख से है और यह लिपि की सबसे छोटी इकाई होती है। और अक्षर क्या है फिर? तो अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह है जिसका उच्चारण हम एक सांस में कर सकते हैं, जैसे कि अ, आ, क, ख, ग। चलिए अब भाषा के दूसरे रूप के बारे में पढ़ते हैं। तो भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। तो इस भाषा के इस रूप का विकास तब हुआ होगा जब मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वह दूर बैठे मनुष्य को किस प्रकार अपने मन की बात पहुंचा सके। इस कार्य के लिए उसने तरह तरह के आकृति वाले चिन्ह विकसित किए होंगे। अतः उच्चारित ध्वनियों के लिए विकसित किए गए ये लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। अब हम एक बार दोबारा लिखित भाषा व मौखिक भाषा के बीच के अंतर को स्पष्ट कर लेते हैं। चलिए, तो मौखिक भाषा व लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह प्राचीनतम रूप है भाषा का, तो लिखित भाषा वो इसका विकास बाद में हुआ है। मौखिक भाषा अस्थायी होता है जबकि लिखित भाषा अस्थायी होता है। मौखिक भाषा उच्चारित होने के साथ अर्थात बोलने के साथ ही समाप्त हो जाता है, किंतु लिखित भाषा दीर्घकाल तक बना रहता है। मौखिक भाषा को बिना प्रयास के मनुष्य स्वतः सीख लेते हैं और लिखित भाषा को प्रयास और अभ्यास के द्वारा ही सीखा जाता है। मौखिक भाषा का प्रधान रूप है जबकि लिखित भाषा गौण रूप है। और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। अब लिपि या लेखन व्यवस्था क्या है? तो हम जो बोलते हैं तो भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, निश्चित वर्णों का प्रयोग करते हैं, उसी वर्ण व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो, संस्कृत ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वैसे ही अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश आदि भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब हम यहाँ पर एक तालिका दिया गया है जिसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं किस किस लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत के पढ़ ली, उसके पश्चात पोलिश रोमन में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी में, गुजराती भाषा गुजराती में, अरबी, फारसी, उर्दू फारसी में, रूसी, बुल्गेरियन इत्यादि रूसी लिपियाँ में लिखी जाती हैं। इसकी लिपि रूसी है। अब हम आगे पढ़ते हैं, भाषा, बोली तथा उपभाषा। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि हर भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए हिंदी एक भाषा है, उसका क्षेत्र एक ओर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ है, वहीं तो दूसरी ओर दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक। इन सभी क्षेत्रों में भाषा में भौगोलिक दृष्टि से अंतर पाया जाता है। अतः एक ही भाषा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं। इस बात को इस तरह समझिए कि जैसे कि हिंदी जिस तरह की हिंदी हम बिहार में देखते हैं, जिस प्रकार की हिंदी बिहार में बोली जाती है, वैसी हरियाणा में नहीं बोली जाती, और जिस तरह की राजस्थान में बोली जाती है वैसे उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में नहीं बोली जाती। अतः भाषा में आने वाली ये अंतर, भौगोलिक अंतर, जो भौगोलिक क्षेत्र के कारण बदल जाते हैं, वह क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के कारण, भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? वहाँ की भू संरचना, बनावट के कारण, भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव के कारण किसी भाषा की बोलचाल में, भाषा तो वही है लेकिन बोलने के तरीके में जो रूप अलग अलग विकसित हो जाते हैं उन्हें बोलियाँ कही जाती है, उन्हें बोली कहा जाता है। अतः किसी एक भाषा की अनेक बोलियाँ हो सकती हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ एक बात और नोट करने वाली है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र
सीमित होता है। कैसे, आप समझ गए? जिस प्रकार हम जानते हैं कि हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इन सब राज्यों में बोली जाती है, किंतु और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका क्षेत्र व्यापक है, बड़ा है। वहीं बोली अगर जिस प्रकार हरियाणा की हिंदी और राजस्थान की हिंदी अलग अलग है, तो इनका क्षेत्र सीमित है। भाषा की तुलना में उपभाषा का क्षेत्र छोटा होता है पर बोली से बड़ा होता है। अर्थात देखिए, कुछ कुछ बोलियों में अन्य बोलियों की तुलना में परस्पर अधिक समानता होती है। ऐसी बोलियों को एक उपभाषा क्षेत्र में स्थान दिया जाता है। उदाहरण के लिए अवधी, भोजपुरी तथा मगधी तीनों हिंदी की बोलियां हैं और अन्य बोलियों की तुलना में तीनों में परस्पर अधिक समानता पाई जाती है। अतः इन तीनों को बिहारी हिंदी नामक उपभाषा क्षेत्र में रखा गया है। किन्हें? अवधी, भोजपुरी और मगधी, इन तीनों बोलियों को किस में रखा गया है? बिहारी हिंदी नामक उपभाषा क्षेत्र में रखा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भाषा की तुलना में उपभाषा का क्षेत्र छोटा होता है परंतु बोली से बड़ा होता है। अब यहाँ हम देखेंगे हिंदी और उसकी बोलियाँ। तो हिंदी एक भाषा है और इसके 5 उपभाषा क्षेत्र हैं और अनेक बोलियाँ हैं। उपभाषा क्षेत्र क्या है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इनके अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी इत्यादि। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी में कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी बोलियाँ आती हैं। उसके पश्चात राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, निमाड़ी इत्यादि बोलियाँ आती हैं। इसके पश्चात यहाँ एक तालिका दिया गया है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न रचनाकारों ने किन किन रचनाओं का रचना किया है। जैसे कि मैथिल कोकिल विद्यापति ने पदावली और इसकी बोली है मैथिली और उपभाषा क्षेत्र है बिहारी हिंदी। अब भाषा के विविध रूप जानते हैं। तो नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, मदर टंग, मातृभाषा, हम सब ने कभी ना कभी सुना है, पढ़ा है। तो नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा क्या है? तो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से पूरे देश के लोग अपनी अस्मिता की पहचान करते हैं। तो राष्ट्रभाषा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है तथा अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यहाँ प्रत्येक भारतवासी की अस्मिता की पहचान कराती है तथा राष्ट्र के गौरव व सम्मान का प्रतीक है। दूसरा, मातृभाषा, मदर टंग। बच्चे की मातृभाषा वह भाषा होती है जो उसकी अस्मिता की पहचान कराती है। यह आवश्यक नहीं कि बच्चा अपने माता से जिस भाषा को सीखता हो वही उसकी मातृभाषा हो। उदाहरण के लिए भोजपुरी या गढ़वाली प्रदेश में रहने वाले बच्चे अपनी माता से भोजपुरी या गढ़वाली सीखते हैं, जैसे कि आप सब सीखते हैं। भोजपुरी या गढ़वाली उनकी प्रथम भाषा तो हो सकती है पर मातृभाषा नहीं हो सकती। यदि बड़े होकर ये बच्चे विदेश में जाते हैं और वहाँ इनसे कोई पूछता है कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो ये भोजपुरी या गढ़वाली नहीं बताते हैं बल्कि हिंदी को अपनी मातृभाषा बताते हैं, क्योंकि हिंदी इनकी अस्मिता की पहचान करवाती है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह आवश्यक नहीं कि मातृभाषा वही भाषा हो जिस भाषा में बच्चा सबसे प्रथम अपनी माता से या अपने परिवार से सीखता हो। और लिंक लैंग्वेज, संपर्क भाषा क्या है? तो संपर्क का अर्थ होता है कम्युनिकेट करना, लिंक करना। तो किसी भी भाषी देश में जहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि बिहार में भोजपुरी हिंदी, बंगाल में बंगाली इत्यादि, केरल, बैंगलोर, इन सब राज्यों में हम क्या देखते हैं, अंग्रेजी भी प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारा देश बहुभाषी देश है जहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और वहाँ पर यह समस्या आती है कि एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से किस प्रकार संपर्क करें।
उदाहरण के लिए भारत की स्थिति पर ध्यान दीजिए। बंगाल में रहने वाला व्यक्ति यदि तमिलनाडु के व्यक्ति से संपर्क करना चाहे तो वह किस प्रकार करेगा, क्योंकि उसे तमिल नहीं आती और तमिल वाले को, तमिल भाषा भाषी को बांग्ला नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में दोनों जिस भाषा का प्रयोग करेंगे अपने मन के भावों को समझाने के लिए उसे लिंक लैंग्वेज, संपर्क भाषा कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में वे दोनों या तो अंग्रेजी में बात करते हैं या फिर हिंदी में बात करते हैं। अतः अंग्रेजी तथा हिंदी भारत की संपर्क भाषाएं हैं, लिंक लैंग्वेज हैं। और आज हिंदी का प्रचार प्रसार इतना अधिक बढ़ गया है कि प्रयोग के स्तर पर हिंदी का स्थान संपर्क भाषा के रूप में सबसे ऊपर हो गया है। उसके पश्चात है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग राजकीय काम काज में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। भारत के अनेक राज्य जैसे कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि हिंदी क्षेत्र कहलाते हैं तथा इन प्रदेशों में सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में ही किया जाता है। तो भारत देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। अब हम अष्टम सूची में स्वीकृत भाषाओं को पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के अष्टम सूची में के अंतर्गत 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है, जैसे कि असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये सभी भाषाएं संविधान द्वारा अष्टम सूची में स्वीकृत भाषाएं हैं। बच्चे, अब हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है, ग्रामर। तो जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वह अनेक प्रकार की गलतियां करता है। जैसे कि जब आप अंग्रेजी बोलना या लिखना सीखते हैं तो आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। ऐसे ही बात हिंदी के साथ भी है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वह अनेक प्रकार की गलतियां करता है। यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति से वह भाषा सीख रहा हो वह स्वयं गलतियां कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में भाषा के सही नियमों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि भाषा नियम संचालित होती है, अर्थात नियमों से बंधी होती है। लैंग्वेज इज द रूल गवर्न बिहेवियर। तो भाषा के ये नियम ही बताते हैं कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, तथा कोई वाक्य शुद्ध या अशुद्ध है तो क्यों है। उदाहरण के लिए, बच्चे ने चाय पिया, वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा बच्चे ने चाय पी, क्योंकि हिंदी भाषा का नियम है कि जब कर्ता के साथ कोई परसर्ग लगा होता है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। इस वाक्य में आया चाय शब्द चूँकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए क्रिया इसके अनुसार बदल जाएगी। अतः इस वाक्य में पिया क्रिया के स्थान पर पी क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। अतः तो हम क्या देखते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों का सही ज्ञान प्राप्त करना। अब प्रश्न उठता है कि भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तो भाषा के नियमों की जानकारी हमें मिलती है व्याकरण से। तो व्याकरण भाषा के नियमों का कलेक्शन है, संकलन है। व्याकरण हमें यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप सही है और कौन सा रूप गलत है, और कोई रूप गलत या सही है तो वह क्यों है। तो ध्यान रखने वाली बातें क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार है: भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन एक स्थान पर रखकर जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है, व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की 3 अंग है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि तथा वर्ण से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। हम अपनी आने वाली कक्षाओं में इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द, शब्दभेद, शब्दों के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, वाक्य भेद इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, आप सभी अब इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और इन पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इन्हें आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे अभ्यास पुस्तिका में।